गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग विवेक। गुड इवनिंग अंकल जी। कौन 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 ज्योति ज्वाइन किया क्या? ये ज्योति जी। है, राज गुड रेखा। इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग। अच्छा राज। गुड इवनिंग। राजरेखा और ज्योति ना? यस। ओके। यस सर, यस। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। तो आज अपना टॉपिक मलेरिया के ऊपर है। यस, यस सर। वेलकम टू ऑल। आज आप अपना 12th सेशन है, लगता है 12th सेशन है जीडी का। और हमारा टॉपिक है विश्व मलेरिया दिवस। 25 अप्रैल को अपना विश्व मलेरिया दिवस था, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वेलकम टू यू ऑल। लेट वी स्टार्ट। पहले कौन बोलेगा? राज। ओके। वेलकम राजरेखा। आप बताओ, हम लोग सुनेंगे फिर आगे क्वेश्चन करेंगे। ओके, वेलकम। गुड इवनिंग सर एंड गुड इवनिंग टू ऑल। और जैसा कि आज का टॉपिक है विश्व मलेरिया दिवस और बीमारी के कारण और बचाव। मलेरिया को नियंत्रित करने और इसके उन्मूलन के वैश्विक प्रयास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा वर्ष 2007 में मलेरिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु की गई थी। इसे अफ्रीका मलेरिया दिवस से विकसित किया गया था और यह वर्ष 2001 से विभिन्न अफ्रीकी देशों की सब सरकारों द्वारा मनाया जा रहा था। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम शून्य मलेरिया का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन है। मलेरिया मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। यह परजीवी संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। मलेरिया बीमारी सामान्यतः अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण अमेरिका सहित दुनिया के उष्णकटिबंधीय और उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जबकि प्लाज्मोडियम फ्लास्पेरम के कारण अधिक में प्लाज्मोडियम विवैक्स सभी मलेरिया प्रजातियों में सबसे व्यापक है। मलेरिया के लक्षण। एक बार मानव शरीर में प्रवेश हो जाने के बाद ये परजीवी यकृत में गुणात्मक रूप से बढ़ते हैं और फिर लाल रक्त कोशिकाओं को संक्रमित करते हैं, जिससे बुखार, ठंड लगना, सिर में दर्द, मांसपेशियों में दर्द होना और थकान जैसी समस्याएं होने लगती हैं। और साथ ही गंभीर रूप से मलेरिया अंग विफलता से कोमा और मृत्यु का कारण बन सकता है। मलेरिया के मामले। विश्व मलेरिया रिपोर्ट वर्ष 2022 के अनुसार इस बीमारी ने वर्ष 2021 में अनुमानतः 6,19,000 लोगों की जान ली थी। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि भारत ने पिछले 10 वर्ष में मलेरिया के मामलों और मौतों में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की है। मलेरिया से कुछ वैश्विक खतरा। दुनिया की लगभग आधी आबादी को मलेरिया का खतरा है। वर्ष 2020 में अनुमानित 85 देशों के लगभग 241 मिलियन लोगों में मलेरिया लक्षण देखे गए थे। मलेरिया को रोकने के कुछ प्रयास वैश्विक स्तर पर। पहला, वैश्विक मलेरिया कार्यक्रम। यह जो है WHO के द्वारा शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य वैश्विक प्रयासों के समन्वय से मलेरिया को नियंत्रित करना तथा खत्म करना था। इस कार्यान्वयन के ने वर्ष 2016 से 2030 के लिए वैश्विक तकनीकी रणनीति द्वारा निर्देशित है। रणनीति का लक्ष्य मलेरिया मामलों और मृत्यु दर को वर्ष 2020 तक कम से कम 40% और 2025 तक 75% और 2030 तक कम से कम 90% तक कम करना है। दूसरा, ई 2025 की पहल। वर्ष 2021 में WHO ने 2025 तक 25 चिन्हित देश में मलेरिया के संचरण को रोकने के लिए ई 2025 की पहल शुरू की है। भारत के प्रयास। पहला, राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रित कार्यक्रम। यह मलेरिया
जापानी इंसेफ्लाइटिस, डेंगू, काला ज्वर और हाथी पांव जैसे रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। सेकंड, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष 1953 में इसे शुरू किया गया था। यह 3 प्रमुख गतिविधियों पर केंद्रित है। पहला, डीडीटी के साथ कीटनाशक अवशिष्ट स्प्रे जैसे आईआरएस। दूसरा, मामलों की जांच और निगरानी करना। तीसरा, रोगियों के उपचार। नेक्स्ट, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया। इसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा मलेरिया नियंत्रण पर काम करने वाले भागीदारों के समूह के साथ की गई थी। लास्ट में यदि भारत का जो उद्देश्य है वह वर्ष 2027 तक मलेरिया से मुक्त होना और 2030 तक इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करना है। विभिन्न उपायों के माध्यम से भारत ने वर्ष 2018 और 2022 के बीच इस बीमारी को लगभग 66% तक कम करके मलेरिया में कमी लाने में शानदार प्रगति की है। थैंक यू सर। थैंक यू राजरेखा, थैंक यू। मलेरिया के ऊपर एक ब्रीफ आपने बताया और थैंक यू। पूरा डिटेल ही दे दिया क्योंकि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस था। राजरेखा, आपने एक चीज बताया इसमें कि मलेरिया की बीमारी में यद्यपि कमी हुई है, फिर भी पूरे विश्व की आधी से अधिक आबादी अभी भी मलेरिया के चपेट में आने की चांस रहता है। मतलब अभी भी बहुत सारी चीजों में बहुत कमी हुई है, लेकिन फिर भी आधी से अधिक आबादी, अगर 50% आबादी बताएं तो 50% आबादी को मलेरिया होने का डर है। और मलेरिया तो जनरली मुझे लगता है, जैसा आपने बताया, मच्छरों के काटने से होता है। तो मच्छरों के काटने से होता है, तो इसको तो रोकने का उपाय अपने हाथ में। अगर मच्छर को हम कम से कम जहां मच्छर पैदा होते हैं उन सब चीजों को साफ सफाई रखें, ठीक से रखें, तो मुझे लगता है कि मलेरिया होने का डर थोड़ा सा कम रहेगा। क्योंकि सरकार का प्रयास है ही, सरकार के प्रयास के साथ हमारा भी प्रयास होना चाहिए। मान लो कि यस अगर सर। हम लोगों के घर के आसपास गंदगी है और मच्छर पैदा होगा, क्योंकि मच्छर बहुत तरह के हैं, कुछ ही दो ही चार तरह के मच्छर ऐसे होते हैं जिससे मलेरिया पैदा होती है। उसमें भी मैं जानता हूं, लगता है एक आध कुछ मच्छर ऐसे हैं जो बहुत खतरनाक टाइप के मलेरिया पैदा करते हैं। तो अगर हम गंदगी को न होने दें, अपने आसपास नालियों को ठीक रखें, पानी न इकट्ठा होने दें, तो बहुत सारे प्रयासों से अगर हम चाहें तो इसमें कोई खर्च नहीं लगता, लेकिन मलेरिया होने का चांस कम हो जाएगा। तो जो सरकार या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आधी से अधिक आबादी अभी भी मलेरिया होने के चांस होते हैं, मलेरिया के चपेट में हो सकते हैं, इसका मतलब उसमें वो गंदगी को दूर करना, सफाई रखना, उसकी कमी है। उसको अगर हम सारे लोग जन समूह सॉल्व करने लगे तो वो परसेंट भी बहुत डाउन हो सकता है। अगर चारों तरफ सफाई रहेगी तो मच्छर कम रहेंगे, तो अपने आप मलेरिया कम पैदा होगा। मुझे ऐसा लगता है या नहीं? यस सर, बिल्कुल। तो यस ठीक है। सर। अब अच्छा, मैं अब सोचता हूँ कि ठीक है, राजरेखा ने बताया, तो अब अगला कोई फिर बोले, जिसको भी बोलना हो। नीतू है, रश्मि है, आप लोग बोलोगे तो यस मुझे भी सर। थोड़ा सा नॉलेज होगा। किसका नंबर है, कौन बोलना चाहेगा स्वेच्छा से? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग तो नीतू। आज यस सर। यस प्लीज नीतू, हाँ बताओ आप। सर, वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व मलेरिया दिवस। सर, बात करें विश्व मलेरिया दिवस, ये हर वर्ष 25 अप्रैल को मनाया जाता है। जो मलेरिया है, अगर इसके वर्ड को हम डिवाइड करें तो ये 2 वर्ड से मिलके बना है, माला प्लस एरिया। माला मीन्स होता है बेड और एरिया मीन्स कह सकते हैं एरिया। तो ऐसा एरिया जो बेड हो, मीन्स जहाँ के जो वाटर ज्यादा वाटर इकट्ठा हुआ हो, मतलब साफ सफाई ना हो, उस एरिया में मलेरिया जो है बहुत ज्यादा डेवलप होता है। इसका जो ओके, हाँ। ताल्लुकात है एक तरह से साफ सफाई से है। हम कितने अपने एरिया को साफ सफाई कितना रखते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। सर, जो ये मलेरिया है, ऐसा नहीं कह सकते कि ये एक संक्रमण बीमारी है, ऐसा संक्रमित बीमारी नहीं है।
ये फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है, मेल्स के काटने से नहीं। मेल्स जो होते हैं वो नहीं काटते, जो फीमेल्स एनाफिल्स मॉस्किटो होती हैं केवल वही ओके। काटती हैं। इस वजह से ही सर ये हमें होता है। क्या करती हैं जो फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो होती हैं, ये हमें बाइट करती हैं। बाइट करती हैं तो जो इनका लार्वा होता है सर, उसमें प्लाज्मोडियम पाया जाता है। और ये जो प्लाज्मोडियम होता है, जब वो बाइट करती हैं तो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे लीवर में चला जाता है। लीवर में जाने के बाद से ये जो प्लाज्मोडियम होता है, इसका ग्रोथ होता है और ये क्या कर देता है, हमारे लीवर को इन्फेक्टेड कर देता है। अब जब हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो गया, इसमें इसका ग्रोथ होता है, तो उसको उसमें जो छोटे छोटे एग्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये एग जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं। जब रिलीज हो जाते हैं तो इसको मेरोजॉइट्स बोलते हैं। और रिलीज होने के बाद ये फिर से हमारे ब्लड में चले जाते हैं। जब ब्लड में जाते हैं तो जो हमारा आरबीसी होता है, अब उसको इन्फेक्ट करते हैं। आरबीसी को इन्फेक्ट करने के बाद से फिर आरबीसी में भी ये फर्दर एक्स का फॉर्मेशन करते हैं और मेरोजॉइट्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब कोई दूसरा ऐसा मच्छर जो मलेरिया स्प्रेड नहीं करता है, वो आता है और हमें बाइट करता है। अब हमें मलेरिया हो गया, उसने हमें बाइट किया था, हमें मलेरिया हो गया। अब दूसरा मच्छर आया और उसने हमें बाइट किया। बाइट करने के बाद से क्या होगा, जो हमारे आरबीसी में जो मेरोजॉइट्स बने हैं, जो एक का फॉर्मेशन हुआ है, वो उसके बॉडी में जाकर के गमेटोसाइट्स का रूप ले लेते हैं। और ये जो गमेटोसाइट्स होते हैं, इसमें टू प्रजातियां होती हैं। एक होता है मैक्रो गैमेटोसाइट्स, जो मेनली मेल होते हैं, और माइक्रो गैमेटोसाइट्स, नाम से ही है। मैक्रो मीन्स बड़ा यानी कि मेल, और माइक्रो मीन्स होता है छोटा यानी कि फीमेल। ये दो बन जाते हैं और ये दोनों जो होते हैं जाइगोट्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो जाइगोट्स होता है, अब उनकी बॉडी के अंदर स्पेरोजॉइट्स रिलीज कर देता है। तो वो तो चूंकि मलेरिया फैलाने वाले नहीं थे, लेकिन अब उनकी बॉडी के अंदर भी ये रिलीज हो गया। अब वो किसी पर्सन को यदि बाइट करते हैं तो उसमें भी मलेरिया अब हो जाएगा। तो ओ, ऐसा हुआ कि एक एक फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, हम इन्फेक्टेड हुए। तो अब दूसरा ऐसा मच्छर जो नहीं फैला सकता है ये, वो आकर के जब हमें बाइट किया, तो हमारे आरबीसी से जो गमेटोसाइट्स उसकी बॉडी के अंदर गए। अब वो किसी दूसरे पर्सन को जाकर के यदि बाइट करता है, वो उसमें स्प्रेड कर देगा। मेनली सर देखा जाए तो ये जो फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो होती है, इनका जो लाइफ साइकिल होता है एज ए मेल जो मॉस्किटो होते हैं उनकी कंपेरिजन में अधिक होता है। जो मेल वाले होते हैं उनकी लाइफ साइकिल 10 दिन की होती है, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं इनका लाइफ साइकिल 40 से 50 दिन तक देखा गया है। सर यदि मैं बात करूं मलेरिया की शुरुआत की, तो मतलब मलेरिया एक बहुत ही गंभीर बीमारी हो गई थी, जिसका 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाने के बारे में 2007 में इसमें विचार किया गया था। 2008 में पहली बार इसका आयोजन किया गया था। ये जो मलेरिया है मेनली बच्चों को ज्यादा अफेक्ट करता है। मलेरिया फैलाने वाले में सर दो प्रजातियां ऐसी हैं, एक है पी वीवैक्स और दूसरा है पी फाल्सीफेरम। पी वीवैक्स जो होता है वो 40% मलेरिया स्प्रेड करता है, और पी फाल्सीफेरम जो है सर 50% मलेरिया एक पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड करते हैं। सर बहुत समय पहले से ही मलेरिया को रोकने के लिए रोल बैक मलेरिया 1998 में शुरू किया गया था, जिसका अर्थ ये था कि जो मलेरिया से डेथ हो रही है लोगों की, उसको कम किया जाए। इसके बावजूद भी देखा गया कि 4 लाख से ज्यादा लोगों के मलेरिया की डेथ हो रही है पर ईयर। मलेरिया के सर जो वैक्सीनेशन की बात करें, इसके वैक्सीनेशन के डिस्कवर में जो प्रॉब्लम्स आती है, यदि मैं उस प्रॉब्लम्स पे बात करूं, तो जो हमारी फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो होती हैं, इनका लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जिसके बारे में अच्छे से जान पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। सर WHO के अकॉर्डिंग यदि कोई भी न्यू ड्रग बन रहा है, किसी भी न्यू ड्रग का यदि हम कोई भी न्यू ड्रग बना रहे हैं, तो WHO की ऐसी मंशा होती है कि वो जो हमारे न्यू ड्रग हैं, वो 75% से ऊपर हमारी बॉडी में जाकर के अपनी इफिकेसी शो करें। उससे कम करते हैं तो वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट दे सकते हैं। तो सर इसके डिस्कवर में ऐसा हुआ कि सर RTS नाम का कोई वैक्सीन डिस्कवर हुआ। अफ्रीका में बहुत ज्यादा इससे लोग इन्फेक्टेड हो गए, तो इस वैक्सीन का डिस्कवर किया गया, लेकिन ये वैक्सीन 30 से 35% ही अपना असर दे पा रहा था। मतलब जो इफिकेसी है केवल 30 to 35% ही थी। फिर भी लोगों को में मलेरिया के जो केसेस हैं बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहे थे। इस वजह से WHO ने इसको मार्केट में लाने की परमिशन दे दी। सर बाद में चल के एक और हमारा जो वैक्सीन है R21 करके, इसका डिस्कवर हुआ। इसकी भी इफिकेसी उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी होनी चाहिए। सर मैं ड्रग डिस्कवरी की बात करूं, कोई भी ड्रग डिस्कवर करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं।
उसमें यदि हमें कोई डिस्कवर करना होता है न्यू ड्रग का, तो सबसे पहले हम फॉर्म अप्लाई करते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद से WHO हमें परमिशन देता है। तो जो हम दवा बनाए हैं उसका सबसे पहले क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। तो फेज 0 जब क्लिनिकल ट्रायल करते हैं उसमें हम एनिमल पे वो दवा दे करके ट्राई करते हैं। एनिमल्स मीन्स रैट, माइस या फिर रैबिट, डॉग, कैट भी आ सकते हैं। हम उसको ऐसे नहीं कि किसी भी रैट को या माइस को ले लिए। पहले लोग क्या करते थे, किसी भी रैट या माइस को लेकर के और उस पे उस दवा का प्रयोग करने लगते थे। इसके विरुद्ध सरकार ने एक एक्ट बनाया था कि यदि आप जानवरों को लेकर के और उस पे दवा का यदि कोई नया डिस्कवर कर रहे हैं तो उस पे भी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इस वजह से यदि आपको किसी भी एनिमल्स को लेके उस पे ड्रग का डिस्कवरी करना है, टेस्ट करना है, एक फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद सरकार आपको परमिशन देगी और आपको जो भी रैट चाहिए, माइस चाहिए, रैबिट चाहिए, उसको ले लीजिए। लेने के बाद से सर क्या होता है कि वो प्रॉपर हेल्दी होने चाहिए। अब उन्हें यदि मलेरिया नहीं हुआ है तो हम उसको फीमेल एनाफिल्स मॉस्किटो से बाइट करवाएंगे और उनके अंदर मलेरिया का फॉर्मेशन करेंगे। अब उन्हें मलेरिया हो जाने के बाद सर जो दवा हमने बनाया है वो दवा अब हम उस रैबिट को या फिर उस माइस को या उस रैट को देंगे और देखेंगे कि उस दवा का उसके ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है। यदि उस दवा का उसके ऊपर इफेक्ट बहुत अच्छा आया, अच्छा रिजल्ट आया, वो हेल्दी है, तो उस दवा को हम फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल के लिए भेज देंगे। फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल में 100 लोगों के ऊपर जो ह्यूमन बींग है, 100 ह्यूमन बींग जो मलेरिया से पीड़ित है बहुत ज्यादा, उनके ऊपर अब हम ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद से उसके साइड इफेक्ट के बारे में, जो ड्रग है यदि हम ह्यूमन बींग पे दे रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट है और उसकी क्या एफिकेसी है, इसको पता लगाएंगे। यदि वो सारे सही निकलते हैं, उस पर्सन को कुछ भी नहीं होता है, वो पर्सन ठीक होने लगता है, फिर सेकंड क्लिनिकल ट्रायल के लिए उस दवा को भेज दिया जाता है। फिर सेकंड क्लिनिकल ट्रायल में सर 100 से 300 लोगों पे फिर हम उस दवा का प्रयोग करते हैं और इसमें हम लोग सेफ्टी, इफिकेसी और उसके इफेक्ट के बारे में देखते हैं कि क्या वो उस ड्रग का क्या इफेक्ट है। यदि इसमें भी वो जो पर्सन है वो ठीक हो रहे हैं तो फिर हम उसको फेज 3 के लिए भेज देते हैं। फेज 3 में सीधे हम 1000 के जो लोग होते हैं उनके ग्रुप पे, मतलब 1000 लोगों के समूह पे उसको ट्राई करते हैं। अब 1000 लोगों पे ट्राई करने के बाद यदि हम देखते हैं कि वो लोग धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं तो फेज 4 में हम उस दवा को मार्केट में भेज देते हैं, जिसको पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियान कहते हैं। उसको मार्केट में भेज देते हैं। मार्केट में भेजने के बाद से वो हॉस्पिटल्स पे आ जाता है। वहाँ के जो फार्मासिस्ट होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि ये न्यू ड्रग है, मलेरिया की ये नई दवा आई है। वो मरीज को देते हैं और मरीज से उसका रिव्यू लेते हैं कि उन्हें मतलब मरीज ठीक हुए या फिर नहीं ठीक हुए। सपोज ऐसा हुआ कि कोई दवा मार्केट में आ गया और लंबे समय के बाद, उस समय तो उसने अपना साइड इफेक्ट नहीं शो किया, 2-4 साल बाद पता चला कि वो दवा एक साइड इफेक्ट भी शो कर रहा है, लॉन्ग टर्म जिसको साइड इफेक्ट बोलते हैं, लंबे समय के बाद कुछ साइड इफेक्ट दे रहा है। उस केस में सर दवाओं का पुनः रिकॉल हो जाता है। मीन्स वो दवाएं जो मार्केट में गई हैं उन्हें पुनः वापस बुला लिया जाता है और उन सारी दवाइयों को रद्द कर दिया जाता है। वो दवाइयां नहीं भेजी जाती हैं मार्केट में। तो सर ये सब प्रोसेस होते हैं हमारे ड्रग डिस्कवरी के। तो इसमें 10 से 12 साल किसी भी ड्रग की डिस्कवरी में लग जाते हैं। तो सर इसके जो वैक्सीनेशन के पूर्ण रूप से न मिल पाने की यही वजह थी कि एक तो उसकी इफिकेसी कम थी, इसलिए WHO ने परमिशन नहीं दी। और जब परमिशन दी भी जिसकी इफिकेसी कम थी, उससे ही सर काफी हद तक देखा गया है कि हाँ, इससे जो हमारा मलेरिया है वो ठीक हो रहा है। सर यदि मैं बात करूं मलेरिया के कौन कौन से ऐसे स्पीसीज हैं, तो एक मैंने बताया पी फाल्सीफेरा, जो 50% मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड करता है। पी विवैक्स है जो 40%। सर इनका अलग अलग लाइफ साइकिल भी होता है। जो पी फाल्सीफेरम है वो 1 से 3 वीक में इनका डेवलपमेंट होता है, मतलब मेनली हमारे लीवर में जाकर के 1 से 3 वीक में ये ग्रोथ करते हैं। उसके बाद हमें इनके सिम्टम्स हमारे धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं, जैसे सर बुखार आना, ठंड लग के बुखार आना, हमारे मसल्स में पेन होना, ये सब कुछ सिम्टम्स होते हैं हमारे मलेरिया के। यदि इनमें से हमें कोई भी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो हमें अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए और जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो हमें लेनी चाहिए। सर अब ये सवाल आता है कि हम इस मलेरिया को कम कैसे कर सकते हैं। तो सर सबसे पहला कि ये जो हमारे फीमेल जो मॉस्किटो हैं, एनाफिल्स मॉस्किटो हैं, इनके रिप्रोडक्शन को कम करके, क्योंकि जो गंदे जगह होते हैं जैसे जहाँ पानी इकट्ठा हुआ रहता है वहीं पे इनका रिप्रोडक्शन वगैरह होता है, तो उसमें हम मिट्टी का तेल वगैरह डाल दें या फिर उसको साफ सफाई करके जो भी नालियां हैं उसको ऐसे बनाए ताकि वो ढकी हुई हो और वहां पे इनका प्रजनन न हो सके।
सर दूसरा ये कर सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी दवाएं आ गई हैं, जैसे सर डीडीटी का उपयोग किया जाता था पहले मच्छरों को मारने के लिए। अब तो कृषि के क्षेत्र में कीटनाशक दवाओं के रूप में भी डीडीटी का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। साथ ही साथ सर हम ये भी कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिन आ रहे हैं, या फिर ऐसे कुछ अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं तो हमें जो मच्छर हैं वो बाइट नहीं करेंगे। या फिर सर सोते समय मच्छरदानी का लोग इस समय तो आजकल सब लोग कर रहे हैं, ताकि जो मच्छरों से बचने के लिए इसका तो उपयोग किया जा रहा है। सर यदि मैं बात करूं इसकी हिस्ट्री की, जो मलेरिया है सर, मैंने गूगल पे देखा तो इसकी हिस्ट्री की बात करूं तो सर पूरा पाषाण काल, नौ पाषाण काल में भी इसके बारे में सर देखने को मिला है कि उस समय के लोगों को भी सर, उस समय एक जो हर्बल ड्रग था, सिनकोन का जो पेड़ था सर, हर्बल ड्रग की मैं बात कर रही हूँ, सिनकोन के पेड़ से कुनैन नाम का केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाला जाता था, जो लोगों को जब मलेरिया होता था तो उसमें दिया जाता था। क्योंकि आजकल तो हर्बल भी बहुत आगे जा रहा है, हमारा इंडिया जो है हर्बल के क्षेत्र में भी बहुत डेवलपमेंट कर रहा है और न्यू न्यू ड्रग की डिस्कवरी कर रहा है। हर्बल ड्रग में सर ये होता है कि जैसे हम कोई एलोपैथी दवा ले रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर के अपना इफेक्ट शो करने के बाद से हमारे बॉडी के किसी पार्ट को डैमेज भी कर सकता है। लेकिन वहीं यदि हम हर्बल मेडिसिन ले रहे हैं तो हमारे बॉडी को किसी पार्ट को भी कह सकते हैं ना डैमेज करेगा ना कोई इफेक्ट शो करेगा, वो जाएगा और जाकर के जो हमें डिजीज हुआ है उसको रोकने का काम करेगा। सर एक न्यू में आया है न्यूट्रासूटिकल। न्यूट्रासूटिकल में सर जो भी हमारे न्यूट्रिशन है जो हम प्रॉपरली ले नहीं पा रहे हैं, हमारे किचन्स में ही अवेलेबल है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम ले नहीं पा रहे हैं, उसी को फार्मास्यूटिकल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, मीन्स डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे टर्मरिक है तो लोग उसको नहीं खा रहे हैं, या फिर किसी वजह से कोई मेथी वगैरह हो गया उसे ही लोग नहीं खा रहे हैं उसके टेस्ट की वजह से, उसी को फार्मास्यूटिकल में कन्वर्ट कर दिया गया है, डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है, पाउडर डोजेज फॉर्म, सॉलिड डोजेज फॉर्म में, टैबलेट कैप्सूल हो गया, लिक्विड डोजेज फॉर्म में उसके सिरप, सस्पेंशन सॉल्यूशन, ये सब बनाए जा रहे हैं और उसमें कन्वर्ट करने के बाद अब लोग उसे मेडिसिन के रूप में ले रहे हैं। तो सर एक नया में आया है न्यूट्रासूटिकल्स, जो आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो सर इतना ही मैं कहना चाहूंगी। थैंक यू सर। थैंक यू नीतू, थैंक यू। आपने तो बहुत बढ़िया डिटेल में हम लोगों को बताया, मलेरिया के बारे में भी बताया और मलेरिया के बचने के उपाय भी बताए। इसके साथ ही हम लोग को यह भी मालूम हुआ कि कैसे किसी मेडिसिन को हम लोग ओरिजिनेट करते हैं, स्टार्टिंग में बनने के बाद उसका कैसे टेस्ट होता है, किस तरह से चलते हैं और तब वो मार्केट में आता है। ये भी एक हम लोग को नया डिटेल आपने बताया, थैंक यू इसके लिए। नीतू, आपने एक चीज और कंफर्म किया कि ये जो हमारा मलेरिया है, बेसिकली तीन चीजें क्लियर हुई। एक तो ये कि ये फीमेल मॉस्किटो से होता है। एक क्वेश्चन अगर कहीं बनता है, जो मलेरिया फैलाने वाले जो मॉस्किटो फीमेल मॉस्किटो होते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका असर लीवर पे भी होता है। जैसे आपने बोला कि अगर मच्छर काटते हैं तो लीवर पे भी असर होता है। तो मतलब अगर ये मलेरिया होता है तो लीवर का भी हमें असर होता है, फीवर होता है और भी कई तरह की प्रॉब्लम है। तो इससे सावधान रहने की जरूरत है। तीसरी चीज आपने एक और बताया कि अगर एक मच्छर ऐसा है जो मलेरिया नहीं फैला सकता, लेकिन एक दूसरा मच्छर जो मलेरिया फैलाता है, अगर मलेरिया फैलाने वाले मॉस्किटो ने मुझे काटा और मेरे अंदर अगर मलेरिया के वो जो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वो प्रोड्यूस हो गए और मुझे मलेरिया हो गया, उसके बाद एक ऐसा मच्छर मुझे काटा जिसमें मलेरिया नहीं फैला सकता था, अगर उसने मुझे काटा तो उसके अंदर वो वायरस जो भी ये कीटाणु चले गए, अब वो किसी थर्ड पर्सन को काटेगा तो उसको होगा। तो आप देखो जरा कितनी मुश्किल बात है। इसका मतलब मलेरिया फैलाने में मेरा भी रोल है। एक यस। मच्छर जो मुझे काटता है, अगर मुझे मलेरिया नहीं है, मुझे काटने के बाद किसी को काटने जाएगा तो उसे मलेरिया नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे मलेरिया हुआ है और मुझे किसी मच्छर ने काटा और वो मच्छर तब किसी और को काटने जा रहा है, तो इसमें इस मच्छर का दोष कम है, मेरा दोष अधिक है दूसरे को मलेरिया देने में। आप मेरी यस। बात समझ रहे हो ना? तो यस सर। इसका मतलब क्या है कि जो पेशेंट है मलेरिया के, उनसे केवल उनकी ही प्रॉब्लम नहीं है, उनके घर के और हम लोग बैठे हैं, मुझे मलेरिया है,
अगर मेरे पास मेरे मम्मी पापा, मेरे कोई रिलेटिव या कोई भी मुझे दोस्त मेरे से मिलने आया और एक मच्छर आया, मुझे वहां से काटा उसने और काटा, उसके बाद वही मच्छर वहां से उड़ के गया मेरे दोस्त के ऊपर बैठ के या किसी को काट दिया, तो वो जो मेरे अंदर कीटाणु था वो उसके उसके अंदर चला गया। इसका मतलब मलेरिया से बचने की जिम्मेदारी हम सबकी है, क्योंकि चूंकि ये वायरस वायरल नहीं होगा, टच करने से नहीं होगा, लेकिन ये अनजाने में दूसरे मच्छर के थ्रू स्प्रेड हो रहा है। तो ये भी एक आपने बढ़िया नॉलेज दिया हम लोगों को। इसके अलावा एक चीज और है, जो नीतू आपने बढ़िया चीज बताई, सबको समझने से, बिकॉज वी आर जनरली, वी आर ऑल आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड, हम लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं। एक चीज समझने की बात है कि देखो, जो सिटी पोर्शन है, जहां पे क्षमता है, जहां पे चीजें हैं, वहां पे सफाई अधिक है, वहां के और सिस्टम ठीक है, बढ़िया है। लेकिन गांव में तो हमको खुद ही सफाई रखना है, गांव में सफाई करने के लिए कोई दूसरा नहीं आएगा। तो एक जन जागरण, अपने जहाँ पे जिस विलेज में रहते हैं, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग को खुद अपने घर की सफाई और अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बताने की जरूरत है। तो गांव में सफाई का अभियान रखना जरूरी है। और दूसरा, आपने नीतू बताया कि कई सारी चीजें ऐसी हैं जो मेडिसिन में यूज हो रहा है, हर्बल, जिसको हम लोग यूज नहीं करते, गांव में आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम अवॉइड करते हैं। हम सोचते हैं कि सर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ बोलो, आप बोलो जी। एक बात और कहना चाहती हूँ सर, हमारे बोलिए। इंडिया में जो हर्बल है एज कंपेरिजन ऑफ चाइना, बहुत ज्यादा हर्बल्स हैं, लेकिन सर हर्बल जो चाइना है हमारे इंडिया से ही उसको लेकर के, उसको डिस्कवर करके, उसका पेटेंट करा करके आज वो हर्बल के मामले में नंबर 1 पे चल रहा है। जबकि देखा जाए तो हमारे इंडिया में जो हर्बल प्लांट है एज ए कंपेरिजन टू चाइना बहुत ज्यादा हैं। सर हमने जब हमारे बुक में आया था ये चैप्टर, जब मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा, तो सर मैंने वही एनालाइज किया, टीचर से भी पूछा कि सर हमारे इंडिया में इतने ज्यादा प्लांट्स दिखाए जा रहे हैं कि जो हर्बल के प्लांट्स हैं हमारे इंडिया में एज कंपेरिजन टू चाइना बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चाइना को नंबर 1 प्रायोरिटी क्यों दी गई है हर्बल के क्षेत्र में? तो सर हमें ये पता चला कि जो चाइना है हमारे इंडिया से ही उसको डिस्कवर करके उसने उसको पेटेंट करवा लिया है। सर पेटेंट करवाने के बाद ये होता है कि जैसे कोई न्यू ड्रग का डिस्कवर हुआ, जिस पर्सन ने उसका डिस्कवर किया उसने पेटेंट करवा लिया। पेटेंट करवाने के बाद वो पर्सन अब उस ड्रग का रेट डिसाइड करेंगे, इस ड्रग का रेट क्या रहेगा मार्केट में। सर कुछ टाइम होता है, जैसे 10 साल तक वो जितना चाहेंगे दूसरा कोई उस दवा को नहीं बेच सकता है, सिर्फ वही पर्सन बेच सकते हैं जिन्होंने पेटेंट कराया है। प्लस उसका प्राइस क्या होना चाहिए मार्केट में, वो पर्सन ही निर्धारित करेंगे कि इतना प्राइस उसका मार्केट में होना चाहिए। यदि कोई दूसरा पर्सन उस दवा को बेच रहे हैं तो उससे गैर कानूनी माना जाता है और उन्हें सजा भी दी जाती है। तो सर इस तरह से देखा गया था तो चाइना ने बहुत ज्यादा हर्बल प्लांट को उन्होंने पेटेंट कराया था और मार्केट में बेच करके अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा इंडिया दूसरे नंबर पे था। बात सही है। एक्चुअली यही हम लोग को जानने की जरूरत है कि हमारी जो चीजें हैं, जो हमारे पास है, हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे रूरल एरिया की, हमारे देश की, उसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। हमारी चीजें कोई और लेके यूज कर रहा है। वही मैं कहना चाहता था कि हर्बल में मीन्स जो हमारे गांव में, हमारे घरों में जो शुद्ध चीजें हैं जिससे हम हेल्थ बना सकते हैं, उस पे हम ध्यान नहीं देते। हम सबका ध्यान किस में होता है? अभी देखो, एक जनरली टेंडेंसी है कि किसी की तबीयत खराब होती है तो वो सबसे पहले सोचता है कि अगर हम बीमार हुए तो हमें एक बढ़िया डॉक्टर जिसकी फीस सबसे अधिक हो उसको दिखाएंगे। एक, दूसरी बात, अगर उस डॉक्टर को दिखाता है फीस देके, डॉक्टर अगर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है तो पेशेंट के दिमाग में रहता है कि वो कितनी महंगी दवा लिखा है। अगर दवा की कीमत सस्ती है, या अगर वो डॉक्टर बोलता है कि आप घर में जाओ, ये धनिया का पत्ता या ये मिला के आप खा लेना, ठीक हो जाएगा, तो बिलीव नहीं करेगा। तब डॉक्टर को बोलेगा मैं आपको कर दिया। जब उसको पता चलता है कि कोई ऐसी मेडिसिन जिसकी कॉस्ट बहुत अधिक है और अधिक क्वांटिटी में, तो प्रसन्न हो जाता है कि हाँ अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो ये जो एक मेरी मेंटेलिटी बनी है, हम एजुकेटेड लोग हैं या जो भी हो, इससे निकलना पड़ेगा। हम जानते कि ठीक होने के लिए जो मेडिसिन चाहिए वो हमारे घर में भी हो सकता है, मुझे उसका यूज करना है। एजुकेशन से सकता है भाई, और किस किस चीजों को अभी हर्बल को हम बना के ला रहे हैं पाउडर फॉर्म में, तो हम लोग यूज कर रहे हैं।
तो ये एक हमको पढ़ने के साथ ये जानने की जरूरत है, इसको अवेयर कराने की जरूरत है। तो अगर मुझे लगता है कि मलेरिया के ऊपर इस चैप्टर से हम लोग ये सीखें तो दो बातें, एक तो क्या है कि हम हेल्दी रहना सीखेंगे, हमारा हेल्थ ठीक रहेगा। और दूसरी बात है कि आप सब लोगों को ये तो मानना ही पड़ेगा कि अगर किसी के घर में कोई बीमारी होती है और अगर उसको दवा लेना होता है तो कुछ पैसा तो खर्च करना पड़ता है। वो पैसा जो हम खर्च करते हैं, वो पैसा अगर हम सच बताएं कि अगर हम हेल्दी रहते या घर में ही ठीक हो जाते, तो जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं मार्केट में जाके, डॉक्टर के पास जाके, मेडिसिन के जापे, वो नहीं खर्च होता, तो वो मेरा पैसा बच जाता है। इसका मतलब हमने अपने जेब का हार्ड कोर कमाई, जो हमारे पास मेहनत की कमाई है, उसको हम जानबूझ के नाली में डालने जा रहे हैं। तो उससे बचने के लिए हमको जानना है कि स्वस्थ रहना कैसे ठीक है, बीमारी न हो कैसे ठीक है, बीमारी से बचने के क्या उपाय है, और अपने साथ दूसरों को बचाने के। और ये काम तो हम सारे लोग, पढ़ने के साथ साथ हमसे अधिक कौन बढ़िया कर सकता है? जो पढ़ रहा है, जो जान रहा है, अगर वो नहीं बताएगा, वो अपने लोगों को नहीं बताएगा, तो दूसरा कौन बताएगा? ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। और चूंकि हम सारे लोग अलग अलग जगहों पे, गांव से, शहर से जुड़े हैं, तो हम लोग अगर चाहे तो थोड़ी सी और चीजें बढ़ा सकते हैं। अभी नीतू आपने बताया इस साल टोटल डेथ जो हुई है मलेरिया की कितनी हुई है? राजरेखा आपने कुछ बताया था, डेथ कितनी हुई है मलेरिया के कारण? डेथ होने की संख्या कितनी है? मैंने ये इस पढ़ा वर्ष है। लगभग 6,27,000 अनुमानतः। हाँ मतलब अब देखो 6.5 लाख, मतलब 6.5 लाख लोग अगर मरे हैं। ऐसे ही अगर आप देखना, अभी मैं कल देखा था एक टीबी टीबी की बीमारी भी है, जिसके लिए एक अलग से निश्चय मित्र चल रहा है। उसमें भी 5-5.5 लोगों की डेथ होती है। इसके अलावा कई अलग अलग बीमारियों का आप कैलकुलेट करोगी तो 6-7 लाख इसमें मर रहे हैं, 6 लाख उसमें मर रहे हैं, 5 लाख उसमें मर रहे हैं। रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था सड़क पे गाड़ी से, तो मेरे सामने एक बाइक वाले का, मैं दिल्ली में आया हूँ थोड़ा ऑफिस के काम से, एक बाइक वाला जा रहा था तो वो स्लाइड कर गया किसी आगे साइकिल वाले के मोड़ने के चक्कर में। लेकिन ये जो बाइक वाला है वो हेलमेट नहीं लगाया था, हेलमेट अपने हाथ में लगाया था, फिर बाइक चला रहा था, तो खैर बच गया। लेकिन अभी रोड एक्सीडेंट में बहुत डेथ होती है, आप कहीं भी देख लेना, अगल बगल में रोड एक्सीडेंट में बहुत लोगों की डेथ होती है। तो ये जो घरों में डेथ होती है, देश में डेथ हो रही है, ये टोटल हम सबका नुकसान है। किसी के घर में कोई डेथ हो, किसी के घर में बीमारी हो, तो फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ साथ मेंटल क्राइसिस है, उसके बाद पूरा परिवार दुखी होता है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए ये एजुकेशन ही बचा सकता है, क्योंकि ज्ञान होगा तब हम बचाएंगे। आज हम इसको समझ रहे हैं, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि सफाई रखें, मलेरिया से कम मच्छर से होने वाली जितनी बीमारियां हैं, उन मच्छर, और अभी बरसात का दिन आने वाला है। अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल मई के बाद अभी आज बारिश हो रही है, अब बारिश होता है फिर बंद होता है। इस समय से लेके सितंबर अक्टूबर तक ये टोटल बीमारियों का मौसम है। वैसे अगर आप देखो तो रेनी सीजन बहुत बढ़िया है। हम लोग क्यों कहते हैं बीमारियों का है? बीमारियों का नहीं, मौसम तो बढ़िया हो रहा है, अगर बारिश ना हो तो ठीक नहीं है। मौसम बीमारियों का नहीं है, वो हमारे कमियों के कारण बीमारी हो रही है। हम गंदगी फैला रहे हैं, हम सफाई नहीं रखते हैं, तो बीमारियां होती हैं। अदरवाइज ये बारिश हो, बढ़िया मौसम बने, हम सफाई रखें, तो चारों तरफ हरियाली रहेगा, पीने का पानी रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसको स्वच्छता अभियान को एजुकेशन के थ्रू जोड़ के हम लोग कर सकते हैं। और हम लोग जितने गांव के हैं सब लोग भी कर सकते हैं, तो करना चाहिए। आज का टॉपिक बढ़िया था, 2 मिनट है। अब अगर कोई और बोलना चाहे तो बोल सकता है। जो भी नए लोग ज्वाइन किए सबका स्वागत है, कोई और बोलना चाहे तो बोले, या पूछना चाहे तो पूछ भी सकता है, प्लीज। यस सर। नीतू दी ने एक नई चीज हमें ये बताई कि सर पेटेंट, जैसे सर हम, वो चीज थी हमारी कंट्री की, बट चाइना ने उसका क्या किया, यूज कर लिया। यूज क्यों कर पाया? क्योंकि उस चीज पर इंडिया ने पेटेंट नहीं करवा रखा था, इस वजह से उसका यूज कर लिया और उसने पेटेंट करवा लिया, तो फिर उसको कोई और नहीं बनवा सकता। अब सर अगर यस। हमें इतनी नॉलेज पहले होती कि उस चीज को पेटेंट करवा करवा लेते हैं तो वो कोई और नहीं बना सकता है, तो सर उसको पहले हम लोग करवा सकते थे, पहले इतनी नॉलेज नहीं थी।
सर ऐसे ही हमें हमें भी आज जानने को मिला कि अगर किसी चीज को पेटेंट करवा लेते हैं तो वो चीज कोई और नहीं बनवा सकता। जैसे अगर कोई चीज हम बना रहे हैं सर, अपनी तरफ से भी हम लोग कोई चीज बना रहे हैं, अगर हमने उसका कोई नाम रखा है और हम उसको पेटेंट करवा लेते हैं तो उस चीज को कोई और नहीं बना सकता है। अगर कोई बनाता है तो हम लोग उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं, वो गैर कानूनी कहलाया जाएगा। वो अवेयरनेस, हाँ, जितना ही एजुकेशन करेंगे अवेयरनेस होगा तो बढ़िया ही रहेगा।